मेरा नाम विमल चुन्नी है और मैं एक छोटा सा न्यूज़ चैनल चलाता हूं जिसका नाम है बिहार व्यू। बिहार व्यू चैनल चलाता हूं और अब जब दोस्तों से बात होती है अपने बिरादरी में तो पॉलिटिकल बात बहुत ज़्यादा होती है। बिहार में तो आप जानते हैं हर शख्स पॉलिटिक्स की बात करता है और जो मेजर रोल है इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो नज़र रहती है वो मुसलमानों के वोट पर रहती है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाती हैं, मुसलमानों के बल पे बनाती हैं। बिहार में तेजस्वी यादव या आरजेडी या लालू प्रसाद यादव, मतलब मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट इनके पास है। आपको यूपी में अखिलेश जी के पास है। AIMM जो है अपनी हिस्सेदारी कहाँ देखती है और कैसे देखती है? देखिए, मैं आपको बात कहता हूँ कि सारे लोग माइनॉरिटी की वोट की तरफ क्यों देखते। आप जान लीजिए, हर सबके घर में बहू बेटी है, सबकी नज़र उधर नहीं उठती, लेकिन जो अनाथ है, जो बच्ची यतीम है, उसकी तरफ सबकी नज़र उठती है। सबकी नज़र उठ रही है क्योंकि सारी जातियों की लीडरशिप है और माइनॉरिटी की कोई लीडरशिप नहीं, इसलिए इस यतीम की तरफ सबकी नज़र है। और मामला ये है कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, शोषितों और पीड़ितों के दिल में अपनी जगह देखता हूँ। जिन जालिमों ने जुल्म किया है उसके इंसाफ की आवाज़ लगाने की जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, तो इंसाफ के तलबगारों के दिल में अपनी जगह देख रहा हूँ। यकीनन है बिहार में हमारा रोशन मुस्तकबिल है। बिहार के दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अक़लियतों को लंबे अरसे से दिलासा दिया गया, भरोसा दिया गया, ठगा गया उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को थोड़ा AIM के बारे में बताइए, अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए। MIM देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ रजिस्टर्ड है, मेरी पार्टी भी रजिस्टर्ड है। ये पार्टी सबसे पहले वहाँ बनी, हैदराबाद में बनी, आंध्र प्रदेश में बनी और आंध्र प्रदेश में बनकर ये पार्टी पहले मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, बाद को ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी और पहले वहाँ के वो निकाय में इलेक्शन लड़ती थी, वहाँ कॉरपोरेशन में इलेक्शन लड़ती थी। बाद को वहाँ से सलाउद्दीन ओवैसी साहब MP बने, MLA बने और आज वहाँ हमारे 7 MLA। निकाय में हमारे 80 लोग लगभग हैं कॉरपोरेशन में और हमारे पार्टी के 2-2 MP हैं और 4-5 राज्यों में हमने खाता खोला है। महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA भी हैं, 1 MP भी है और वहाँ पर 7 MLA हैं, 1 MLC हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो वहाँ हैदराबाद से MP हैं। हमने अभी यूपी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहाँ लोकल इकाइयों में हमारे इलेक्शन में 83 पार्षद जीते हैं, 5 शहरों में हमारे चेयरमैन बने हैं। इस तरह से हमने जाकर कर्नाटक में भी अपना वो काम शुरू किया है। वेस्ट बंगाल में भी हमने पाँव रखा है। बिहार में भी पिछले दिनों में 5 MLA हमारे जीते थे, 4 भाग गए या भगा लिए गए, या बिहार की वो पार्टियां जो मुसलमानों की अपनी हितैषी कहती हैं, MIM के घर को लूट लिया इन लोगों ने, डरा कर धमका कर। किसी ने, हमारी BJP के लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, वो हमारे आस्था का प्रतीक था, लेकिन जो हमारा राजनीतिक जो आस्था थी, हमारी राजनीतिक पार्टी थी, इसको राजद वालों ने तोड़ डाला है। और कोई नहीं चाहता कि अक़लियतों के दरमियान में लीडरशिप उभरे। अक़लियतों का वोट सबको चाहिए, लेकिन अक़लियतों के दरमियान में कोई लीडरशिप नहीं उभरे। मैं साधुवाद देता हूँ यादव भाइयों के, यादव भाइयों की पहले पार्टी नहीं थी तो यादव भाई पिछड़े थे। लालू जी आए, यादवों को एम्पावरमेंट मिला। नीतीश जी की बिरादरी कोई कुर्मी भाइयों की पार्टी नहीं थी, नीतीश जी आए तो उसको बढ़ाया। पासवान भाइयों को पासवान ने आगे बढ़ाया, मल्ला भाइयों को मुकेश जी आगे बढ़ा रहे हैं, माझी बिरादरी को माझी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अक़लियत के लोगों का कोई नहीं, तो अक़लियत के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए MIM सामने आई है। लेकिन जिन लोगों ने अक़लियत के वोटों पर हमेशा राज किया है, उनके आंखों में खटकते हैं। माझी नहीं खटकते, मुकेश नहीं खटकते, पासवान नहीं खटकते, लेकिन MIM सबके दिल में खटकते। देखिए, BJP जो है वो हिंदुओं का वोट जो है या सनातनियों का वोट जो है या जो भी उनके वोटर्स हैं उनको एकजुट करना चाहती है और वो उनकी नज़र भी मुसलमानों के वोट पे भी है, खासकर पिछड़े मुसलमान जो हैं, जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उन पर भी नज़र है। लेकिन ये 70 साल में मुसलमान हमेशा किसी मतलब मुस्लिम लीडरशिप के अंडर में दे डोंट वांट टू वोट। वो ज़्यादातर जो है वो दूसरे, जैसे लालू यादव के अंडर में उन्होंने अपना लीडर लालू यादव को माना, मुलायम सिंह यादव को माना, कभी कांग्रेस को माना। आपको क्या लगता है कब आपकी पार्टी कामयाब होगी? देखिए,
गांव की बांझ औरत का किस्सा आपने सुना हो, जब उनके गोद में बच्चा नहीं होता है तो पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। भीख मांगने वाली आती है, उसके बच्चे को भी गोद में लेती है। कभी बकरी और बिल्ली के बच्चे को भी गोद में ले लेती है। लेकिन जब अपना बच्चा 12 साल बाद पैदा हो तो फिर पड़ोसन के बच्चे को नहीं, अपने बच्चे को गोद में लेती है। नहीं थी लीडरशिप पहले तो लोग बिल्ली और बकरी के बच्चों को गोद में लेते थे। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसा लीडर आया है, अब दूसरे को गोद में लेने वाली माइनॉरिटी के लोग नहीं है। अभी जो 2024 का चुनाव होगा, तो आप किसी के तालमेल में जाएंगे, क्या करेंगे आप? बिहार में कैसे देखते हैं अपने आप को? देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए एक ग्रेट अलायंस बनने की ज़रूरत है। मैं इसका हमेशा पक्षधर रहा हूँ और गठबंधन अनिवार्य हो गया है इस वक्त देश के लिए, चूँकि अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, यहाँ पर मजबूरी हो गई है लोगों को जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद ने लोगों तक खंडित करके रखा है कि किसी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी या कोई एक पार्टी पूरे नेशन की बात कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए गठबंधन ज़रूरत है। मैं गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन है, मैं उसमें शामिल होने का इरादा रखता हूं और मैं खुद अपना दिल और दरवाज़ा खोले रखा हूं कि मेरा गठबंधन में भी अगर कोई शामिल हो तो मैं उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। ओवैसी साहब जब भी बीजेपी का विरोध करते हैं तो विरोधी बीजेपी के बहुत बड़े विरोधी हैं, लेकिन जब वो अपना विरोध करते हैं तो उनके विरोध में एक लॉजिक होता है। किसी भी नए संसद भवन के निमंत्रण के विषय पर भी राष्ट्रपति से होना चाहिए या किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, कैसी रूपरेखा होना चाहिए। और कल जो आरजेडी ने जो ताबूत का से उसका मिलान किया, जो तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये तो मतलब बीजेपी वालों ने तो किया ही था, अब आरजेडी वाले भी उसी नज़र से देख रहे हैं, मुसलमानों को मतलब कि ताबूत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो लॉजिक रहता है वो बीजेपी से बहुत सॉफ्ट है। इट्स नॉट वेरी हार्ड टू काउंटर बीजेपी। नहीं, बीजेपी को सीधा काउंटर कोई नहीं करता। 56 इंच सीने वाले को अगर किसी ने आंख पर आंख डालकर बात की तो बैरिस्टर अवैसी ने की है। एनआरसी का मामला हो, तलाक बिल पर मामला हो, तो सबसे पहले अवैसी ने बोला है। मॉब लिंचिंग जितने भी हुए हैं उसमें किसी की जबान नहीं खुली, अवैसी ने खोला। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो सारे लोगों के मुंह पर पट्टी बंदी हुई थी, सबसे पहले अवैसी ने खोला। कहाँ रहते हैं वहां से आप? अवैसी से ज़्यादा भी कोई पढ़कर होकर बीजेपी के गलत प्रोग्राम के बारे में, नोटबंदी हो या देशबंदी हो, क्या अवैसी से भी ज़्यादा किसी ने मुखालिफत की है बीजेपी की? कहाँ रहते हैं आप? ऑप्शन देते हैं, वो ऑप्शन देते हैं कि ऐसा कीजिए। आपके समझने का मामला हो सकता है, आपके समझने का मामला हो सकता है, लेकिन बीजेपी जिसने हमारी मस्जिद तोड़ी, जिसने हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहा, जिसने तलाक बिल के सहारे हमारे कुरान में तब्दील करना चाहा, उसको माफ़ कर देगा हमारा आदमी? हमारी नस्लें माफ़ नहीं कर सकती कभी उसको। कब तक उम्मीद करें कि आपकी और सीटें आएंगी और आप विधानसभा में और लोकसभा में या राज्यसभा में अपने आप को? हम आशावादी लोग हैं, हम निराशा में नहीं जीते। हमको 75 सालों तक लोगों ने एनेस्थेसिया दे देकर सुला कर रखा है। अभी हमने करवट बदली है, अभी हमें बहुत लड़ाई लड़नी है और यकीन है कि जब हमने सफ़र शुरू किया है तो भले ही रास्ता कोई रोके, इरादे हमारे नेक हैं तो हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। तो सीमांचल में 2024 का चुनाव कैसा रहेगा? रोचक रहेगा। क्या बताइए, कुछ थोड़ा सा बताइए। हमको तो 2015 में लोगों ने चारा नहीं डाला। आपने देखा 2019 में जो बाई इलेक्शन हुआ, हमारा एक आदमी जीता। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने लगभग 3 लाख वोट लाए और फिर 2020 के असेंबली में हमारे 5-5 लोग जीत कर आए। तो यकीनन है कि कदम ब कदम सीमांचल में मेरा सफ़र आगे की तरफ। तो आज के लिए यही शुक्रिया, क्योंकि मैं बहुत कम जानता हूँ आपकी पार्टी के बारे में और पहली गुफ्तगू है आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आते रहिए, जाते रहिए, एक दूसरे को समझते रहिए। तो जाते जाते आप कोई अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, तो आप बोल सकते हैं। इस देश की भलाई हिंदू और मुसलमानों के इंसाफ के साथ जीने में है। यहाँ पर कुरान भी, वेद भी, रामायण भी, गुरु ग्रंथ भी महफूज रहेगा उसी वक्त जब देश का संविधान महफूज रहेगा। इसलिए सारे लोगों को देश के संविधान के प्रति जवाबदेह बनकर अपनी राजनीतिक क्रिया करनी चाहिए।